मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। सीबीएसई की तरफ से सभी सब्जेक्ट के लिए सैम्पल पेपर जारी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पहला जो हमारा सेमेस्टर है, प्रथम जो हमारा सत्र है, उसमें किस तरह का प्रश्न पत्र आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर है, सैम्पल पेपर है। ये हमारा हिंदी कोर्स ए है जिसका कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 002 हमारा कोड है। कक्षा हमारी 10वीं है और ये जो हमारा पेपर होने वाला है कुल हमारे अंक रहेंगे 40 अंक रहेंगे, क्योंकि 10 अंक जो आपको मिलने वाले हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। पहले सेमेस्टर में कुल आपके 50 अंक का पेपर है, जिसमें से 10 आपको इंटरनल असेसमेंट में मिल जाएंगे और 40 का आपका ये पेपर आपके सामने है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, आप इनको भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि इसी सैम्पल पेपर के ऊपर आधारित आपका जो फाइनल सेमेस्टर 1 का पेपर है वो आने वाला है। यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलने वाला है, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 40 हमारे अंक है। वैसे हमारे 80 अंक का जो पेपर होता है उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हाफ हाफ कर दिया गया है। सामान्य निर्देश भी आपको इसी तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, 3 खंड है आपके, 3 भाग है, क, ख और ग। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं? 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुवैकल्पिक हैं, आपको हर एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। खंड क में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो हमारा खंड है उसके 20 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं। 20 पूछे गए हैं, 10 के ही उत्तर देने हैं, यानी कि आपको चॉइस में दिए गए हैं, ऑप्शन में दिए गए हैं। खंड ख में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 16 प्रश्नों को ही आपने हल करना है। तो यहाँ पर 20 दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 16 प्रश्नों को हल करना है। और खंड ग में कुल आपके 14 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न आपके क्या है? अनिवार्य हैं। सही उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही, जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। OMR शीट जो आपको मिलेगी उसमें आपको भरना है। इसी प्रकार के निर्देश आपको फाइनल पेपर में भी दिए जाएंगे, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित गद्यांश दिया गया है और साथ में आपको कुल 2 गद्यांश मिलेंगे। दोनों में से आपको देखना है सबसे अच्छे से आपको कौन सा आता है, दोनों में से सिर्फ एक हल करना है। इसी प्रकार से आपको अपठित पद्यांश दिया जाएगा। पद्यांश भी आपको 2 मिलेंगे, आप देख सकते हैं। दोनों में से एक ही आपको करने हैं, दोनों हल नहीं करने हैं। और ये कुल हमारा 10 अंक के लिए आने वाला है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, काव्यांश के बाद आप देखते हो तो यहाँ पर आपका खंड ख शुरू हो जाता है, जिसमें आपके यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से कुल 16 प्रश्नों को आपको हल करना है। और साथ में फिर उसके बाद आपका खंड ग शुरू हो जाता है, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक जो आप पढ़ चुके हैं पाठ, उनके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा खंड खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। और ये हमारा खंड ग है, जो कि हमारे पठित गद्यांश के ऊपर आधारित है ये प्रश्न, और साथ में पठित आपका काव्यांश भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा पेपर है, सैम्पल पेपर है, बहुत ही अच्छा पेपर है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी सैम्पल पेपर के ऊपर आधारित आपका जो सेमेस्टर 1 का पेपर होने वाला है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ हिंदी के लिए ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी प्रकार का सैम्पल पेपर जो है उसी के ऊपर आधारित प्रश्न मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हम जाँच भी कर लेते हैं कि कितने प्रश्न हमें अच्छे से आते हैं। तो सबसे पहले आपका अपठित गद्यांश का प्रश्न आने वाला है। 2 गद्यांश होंगे, तो सबसे पहले दोनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कहीं पर कुछ क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, कहीं पर कुछ क्वेश्चन थोड़े मुश्किल पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों में से एक के साथ जाना है, तो दोनों को पहले जल्दी से पढ़ना जरूरी है। आइए हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारा एक गद्यांश है और जो कि किसके ऊपर आधारित है पहले पढ़कर पता लगा लेते हैं। आइए गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में बाल श्रम, बाल मजदूरी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है। ऐसा काम जो बच्चों को उनके बचपन से छीनता है, उनकी क्षमता का विकास रोकता है और उनकी गरिमा को दूर रखता है।
और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है, ऐसे काम को हम बाल श्रम की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है। भारत जैसे देश में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बाल श्रम की समस्या हमारे सामने आती है, जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सरकार के प्रयासों से ये दूर नहीं हो सकता है, बल्कि हर किसी व्यक्ति को आगे आना होगा। जहाँ पर भी बाल श्रम को देखा जाता है, उसकी हमें सराहना करने की बजाय उसको हमें रोकने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हर स्तर पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और देश के स्तर पर और सरकार के स्तर पर अगर हर स्तर पर काम होता है तो इसको दूर किया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। और सरकार का यहाँ पर दायित्व बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो बहुत सारे कड़े कानूनों का पालन करवा सकती है और इस तरीके से इस बाल श्रम की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ में समाज के स्तर पर भी हम सभी को जागरूक रहना है। अगर हम भी कहीं पर बाल श्रम को देखते हैं तो हमें भी उसका विरोध करना जरूरी है। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों के द्वारा भी समाधित करना चाहिए। सिर्फ सरकार के कार्य करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम सभी देशवासियों को मिलकर इसके खिलाफ मुहिम छेड़नी होगी, एक आंदोलन करना होगा, तभी हम इसको दूर कर सकते हैं। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। गरीबी के कारण और बेरोजगारी के कारण ही बाल श्रम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है, जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है, जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में ये अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता है इस बात की कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक, ऐसा नहीं है सरकार ही इस बीमारी को दूर कर सकती है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना होगा और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें, तभी इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो बाल श्रम के बारे में बताया गया है, किस तरह से बाल मजदूरी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अभिशाप के समान है और बच्चों से उनका बचपन छीनना, शिक्षा के स्थान पर उनको मजदूरी करवाना एक बहुत बड़ा अपराध जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। अगर बातें हमें समझ में आ जाती हैं तो यहीं से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है? नहीं, ऐसा भी लोग नहीं सोचते। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। ये बिल्कुल सही है, जो हमारे गद्यांश में भी हमने अभी पढ़ा है कि बाल श्रम को दूर करना लोगों को लगता है सिर्फ सरकार का कार्य है और सरकार कानून बनाकर इसको दूर कर सकती है, जो कि गलत धारणा है, गलत सोच है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सही मायने में दूर करना चाहते हैं तो सरकार को, जनता को, अभिभावकों को, समाज सेवी संस्थाओं को, सभी को मिलकर काम करना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सबसे सही कौन सा है? ग विकल्प सही है। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं? हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। तो हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, हम महसूस ही नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा है? घ विकल्प है। हम सब कुछ देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, लेकिन फिर भी हम संवेदना शून्य हो गए हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए।
बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता है। तो यहाँ सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। और बाल श्रम के कारण बच्चों का जो बचपन है वो पूरी तरह से छिन जाता है और वो ऐसे ऐसे कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं जिनको उनके बचपन में उनको नहीं करना चाहिए। तो क विकल्प सबसे सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण बच्चों को बाल श्रम करने के लिए विवश किया जाता है? तो हमने गद्यांश में भी पढ़ा था, निर्धनता और भूखमरी, ये दो समस्याएं ऐसी हैं, गरीबी और भूखमरी, जिसके कारण छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है। जागरूकता का अभाव ये भी सही है, शिक्षा का अभाव ये भी सही है, लोगों की मनोवृत्ति ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे सही विकल्प क्या है गद्यांश के हिसाब से? निर्धनता और भूखमरी, जिसके कारण लोग मजबूर हो जाते हैं और छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है? बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। तो यहाँ पर सभी विकल्प लगभग सही हैं, लेकिन सबसे सही विकल्प की बात करें तो घ विकल्प हमारा सबसे सही है। बाल श्रम से देश का आने वाला जो कल है, भविष्य है, वो अंधकार की ओर जाने लगता है। वैसे तो पहला विकल्प भी सही है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ। इसी प्रकार से एक और गद्यांश आपको दिया गया है। इन दोनों में से आपको एक ही करना है, लेकिन हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। महिलाओं के बारे में बताया गया है, महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। बहुत सारी अनेक भूमिकाओं का निर्वहन उनको करना पड़ता है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नज़रअंदाज करता है, उनके महत्व को स्वीकार नहीं करता। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। मध्य काल में भारत की जो महिलाएं हैं, भारतीय जो महिलाएं हैं, उनके सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। चाहे वो कितना भी पुरुषों के समान बराबरी का कार्य कर लें, लेकिन जो सामंती सोच है उसको अभी भी नहीं बदला जा सका है। दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है तो ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में अनेक वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान सकती हैं और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, लोगों की सोच बदल सकती हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। तो पूरे के पूरे गद्यांश में महिलाओं के बारे में बात की गई है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की गई है, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बात की गई है, समाज में महिलाओं के स्थान के बारे में बात की गई है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। किस तरह से बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समाज की सोच बदल रही है और बेटियां समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब भी हो रही हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, वे शिक्षित थी। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, इसीलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहला ही विकल्प हमारा सही है, क विकल्प सही है। दूसरा हमारा यहाँ पर प्रश्न है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। गाँव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से बढ़कर और क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। ग्रामीण लोगों की सोच तभी बदल सकती है जब शिक्षा का प्रचार प्रसार, शिक्षा उन तक पहुंचेगी। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ विकल्प। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज की किस सोच का परिणाम है? पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक, संकीर्ण। तो सबसे सकारात्मक उत्तर कौन सा है यहाँ पर? सकारात्मक। अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते हैं, बेटियों को समानता का दर्जा देने लगे हैं, तो ये सकारात्मक सोच का ही परिणाम है। ख विकल्प सही है। महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? वित्तीय निर्भरता समाप्त, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। अगर महिला सशक्त होगी, महिला भी आर्थिक स्तर पर मजबूत होगी, तो आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, मजबूती जरूर आएगी। ग विकल्प यहाँ पर सही है। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? हाँ, इसमें वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती है। नहीं, उनका भयमुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, क्योंकि इसके साथ साथ उनका भयमुक्त होना, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ विकल्प यहाँ पर सबसे सही है। इसी प्रकार से जैसे पहले प्रश्न दिया गया था, इसमें अपठित गद्यांश दिए गए थे। 2 गद्यांश आपके पास थे, दोनों में से एक आपको करना है, 5 अंक के लिए है ये। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपके काव्यांश दिए गए हैं। बिल्कुल आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब ऐसे है इस दर्द से है धमनियाँ फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए, हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियाँ भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ हैं जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही। काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर, फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छाल से, सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा। कट रहे हैं ये सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप। पृथ्वी रो रही गगनचुंबी वन सदा, जिनके हृदय से फूटते झरने, नदी बहती सुशीतल नीर की। हर पहर नित चहकते हैं, कूकते रहते विहग। फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। श्रृंगार यहाँ पर मिसप्रिंट है, श्रृंगार को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है और पढ़ने के बाद अगर आप पूरी तरह से अर्थ नहीं भी समझे हैं तो भी आपको अंदाज़ा लग जाता है। वनों के बारे में बताया गया है कि वनों की किस तरह से कटाई हो रही है। और कविता को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी तुकबंदी होती है, छंद होते हैं, लयबद्धता होती है और इस तरीके से काव्य को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा बहुत समझ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर बताया गया है वनों को किस तरह से काटा जा रहा है। जो कुल्हाड़े हैं उनकी तृषा, जो प्यास है वो बढ़ती जा रही है। और अगर इसी तरीके से मनुष्य जो ये इनके तरुवर हैं, बंदूक के समान हैं, जो पेड़ पौधे हमारे बंदूक के समान हैं, अगर काटते रहे तो किस तरह से हमारी पृथ्वी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। तो ये जो फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, दल हैं, मूल हैं, तरु छाल हैं, ये अपना सब कुछ लुटाकर मनुष्य को कितना कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी मानव इतना अंधा हो जाता है स्वार्थ में कि वो इनको काटता हुआ जाता है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। अब असह्य इस दर्द से, असह्य यानी कि जिसको सहन करना मुश्किल हो, जिसको सहा न जा सके, में असह्य दर्द का कारण क्या है? आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना,
खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का न रहना, तो पेड़ों का कटना, वनों का न रहना सबसे सही विकल्प है। जर्जर हो जाना, तो यहाँ पर ग विकल्प क्या है, सही है। और पेड़ों का न रहना, वनों का न रहना असह्य दर्द के समान है, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं। जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? कुल्हाड़े जो वन काटने वाले हैं उनकी जो प्यास है वो बढ़ रही है और वो किसी प्रकार से शांत नहीं हो रही है। तो हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना, पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना। पेड़ों को काटने के बाद भी जब कुल्हाड़े तृप्त नहीं होते हैं तो उसके लिए पंक्ति प्रयोग की गई है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का क्या कारण है? अगर किसी की मानव की मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, अंत्येष्टि के लिए हमें लकड़ियों की आवश्यकता होती है पार्थिव शरीर को जलाने के लिए। अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का क्या कारण है? वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, वन महोत्सव, मुनाफाखोरी। तो यहाँ पर सबसे पहला ही विकल्प सही है। वन काटे जा रहे हैं और वन ही नहीं रहेंगे, लकड़ियाँ ही नहीं रहेंगी तो अंत्येष्टियाँ कहाँ से होंगी? वन महोत्सव तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो वनों को बढ़ाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए चलाया जा रहा है। बाकी सबसे सही विकल्प कौन सा है? क विकल्प सही है। पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? मनुष्य का बंधु, मित्र क्यों कहा गया है? मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं, मानव पेड़ों का रक्षक है। तो सबसे सही विकल्प की बात की जा रही है और सबसे सही विकल्प हमारा यहाँ पर है ख विकल्प। पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, सब कुछ देते हैं और फिर भी हम इतने स्वार्थी हैं कि उनका सर्वस्व लेने के बाद भी हम अपनी प्यास को शांत नहीं कर पाते हैं, अपनी तृष्णा को तृप्त नहीं कर पाते हैं। इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की, वन संरक्षण की। तो क्या प्रेरणा दी गई है? वन संरक्षण की, वनों को बचाने की। वन बचेंगे तभी मानव बच पाएगा, पृथ्वी बच पाएगी। इसी प्रकार से एक और काव्यांश दिया गया है और इसके आधार पर भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोनों में से आपको एक ही करना है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो बच्चा तुतलाकर बोलता है और वो कहती है बच्ची अपनी माँ से कि मैं मिट्टी खा रही थी और माँ तुम भी खाओ। खाओ यानी कि खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो एक प्यारी सी कविता की पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। छोटी सी बच्ची के बचपन को देखकर जो माँ होती है वो भी अपने बचपन में लौट जाती है और अपनी बच्ची के बचपन के साथ साथ अपने बचपन को जीती है। तो बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं बच्ची बन जाती हूँ। तो जो माँ है वो अपनी बच्ची के बचपन को देखकर इतनी हर्षित होती है, पुलकित होती है, वो भी खेलती है, खाती है, तुतलाती है और उसी प्रकार से हरकतें करती हैं जैसे उसकी बच्ची कर रही है। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया है, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ हैं और इसके आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी मुश्किल पंक्तियां नहीं हैं। काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया है। तो कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पाया है? सहेली के रूप में? बिल्कुल नहीं, अपनी बिटिया के रूप में। कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प सही है। अपनी बिटिया के बचपन को देखकर उसका बचपन वापस लौट आया है। बचपन की मधुर स्मृति के रूप में, माँ के रूप में। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ख। कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को, अपनों के साहचर्य को, अपने बचपन को। अपने बचपन को खोज रही थी कि उसका बचपन बड़े होने के बाद न जाने कहाँ छुप गया है, लेकिन जब उसकी बेटी का बचपन उसने देखा तो उसका बचपन वापस लौट आया है। कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था? माँ को संग खेलते देखकर, माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, माँ को प्रसन्न देखकर। तो यहाँ आपको बताना है माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। जब बच्ची मिट्टी में खेल रही होती है और खुद मिट्टी खाती है तो वो माँ के लिए भी मिट्टी लेकर आती है और कहती है माँ काओ। तुतलाकर कहती है माँ काओ यानी कि खाओ। इसी कारण से बच्ची के चेहरे पर विजय गर्व के भाव झलक रहे हैं। मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? उसका शरीर धूल दूसरित था और आंखों में डर था। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता छलक रही थी। तो दूसरा ही विकल्प सही है। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी, उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? ख विकल्प सही है। वो बहुत ही खुश थी और अपनी माँ को भी मिट्टी खिलाने के लिए लाती है और कहती है काओ।
आगे है, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई। माँ ने पूछा ये क्या लाई हो, बेटी बोल उठी माँ काओ। माँ ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो, बेटी बोल उठी माँ तुम भी खाओ। माँ ने पूछा क्या खेल रही हो, और बेटी बोल उठी माँ आओ तुम भी खेलो। माँ ने पूछा हाथ में क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हूँ। तो सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, माँ ने पूछा ये क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी माँ काओ। पहला विकल्प सही है। इसी प्रकार से आपको फाइनल परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हमारे व्यवहारिक व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं जो कि कुल 16 अंक के लिए हैं। 20 प्रश्न हैं, 20 में से कुल 16 अंक के प्रश्न आपको करने हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो रचना के आधार पर आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं वाक्य के। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, और मिश्र वाक्य होता है, या मिश्रित वाक्य भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बादल घिर आए एक उपवाक्य है, वर्षा होने लगी दूसरा उपवाक्य है, और की सहायता से इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रकार है हमारा वाक्य का, संयुक्त वाक्य है। तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, जिसमें एक उपवाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, ये संयुक्त है, और की सहायता से जुड़ा है। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये हमारा सरल वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी हमारा सरल वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, तो ये हमारा क्या है, मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। एक हमारा आश्रित उपवाक्य है और दूसरा हमारा स्वतंत्र उपवाक्य है। आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, आपने परिवर्तित करना है। आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। तो हमने इसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। आनंद 4 दिन गांव में रहा, और की सहायता से हम जोड़ देते हैं सबका प्रिय हो गया। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है, ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। तो यहाँ पर उस पुस्तक की विशेषता की बात की जा रही है जो कल खरीदी थी। तो जिसे इस तरह के जो हमारे योजक होते हैं और एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं और साथ में विशेषता बताने का कार्य किया जाता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जो कल खरीदी थी, ये रेखांकित उपवाक्य का भेद हमें बताना है, तो कौन सा है, विशेषण आश्रित उपवाक्य हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, ये हमारा मिश्र वाक्य है। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, तो ये हमारा क्या है, फिर से मिश्र वाक्य है। यहाँ सरल वाक्य का उदाहरण आपसे पूछा गया है, तो ग विकल्प हमारा सबसे सही है। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है, निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। वाच्य परिवर्तन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, तो किस प्रकार का हमारा वाच्य है, तो द्वारा लगा है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य तो होगा नहीं, या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, तो यहाँ पर क्या है, कर्म मौजूद है, तो ये हमारा क्या है, कर्मवाच्य। हालदार साहब ने पान खाया, उपर्युक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदल लिए, तो यहाँ पर हमें परिवर्तन करना है। हालदार साहब ने पान खाया, ये कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य से हमें क्या बनाना है, कर्म वाच्य। तो क्या कहेंगे, हालदार साहब द्वारा, या से भी लगा सकते हैं, हालदार साहब से या हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो इस तरह का जो परिवर्तन है हम ढूंढते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है, और कौन से विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। तो ये देखो यहाँ पर काल परिवर्तित कर दिया है, जो कि हमें नहीं करना है। हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, नहीं की बात तो हुई नहीं है। हालदार साहब पान खा रहे हैं, तो ये तो हमारा कर्तृवाच्य ही है, और हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, ये सबसे सही विकल्प है, जिसको हमने कर्मवाच्य में परिवर्तित किया है। घ विकल्प सही है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो ये हमारा कर्तृवाच्य है, भाववाच्य में बदलना है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, भाववाच्य में परिवर्तित करना है। तो पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, बहुत सारे पक्षी हैं, तो पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। तो देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो सकता है। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, ये तो नहीं होगा। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, ख विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। पक्षियों से, बहुत सारे पक्षी हैं, बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया।
पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, ये भी गलत है। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता, ये भी गलत है। तो सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है और सबसे सही विकल्प हमारा क्या है यहाँ पर, ख। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, तो द्वारा और से जहाँ पर लगता है वो हमारे कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकते। दूसरे में भी छात्रों से लगा है, ये भी नहीं होगा। छात्रों ने सभी का स्वागत किया, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। छात्रों ने सभी का स्वागत किया, क्योंकि पहले में द्वारा लगा है, दूसरे में से लगा है और तीसरे में भी द्वारा लगा है। तो ये हमारा किस में लगता है, या तो कर्मवाच्य में लगता है या फिर भाववाच्य में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। आओ वहाँ बैठे, भाववाच्य बताना है। आओ वहाँ बैठा जाए, अब वहाँ बैठते हैं। चलो अब वहाँ बैठे, तो बैठा जाए क्रिया का जो परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं है, तो आओ वहाँ बैठा जाए। सबसे सही विकल्प कौन सा है, ख विकल्प हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है जो कि पद परिचय से दिया गया है। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है, तो दिल्ली किसी का नाम है और दिल्ली कोई विशेष स्थान का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरुआत होगी, तो जातिवाचक क विकल्प में दिया गया है और घ विकल्प में, तो ये दोनों वैसे ही हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, इनके पास हम जाएंगे ही नहीं। व्यक्तिवाचक 2 विकल्प में दिए गए हैं। दिल्ली हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, ठीक है। पुल्लिंग, वैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमारा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का पद परिचय पूछा है और दिल्ली हमारा क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। दोनों में पुल्लिंग है, तो दोनों ही विकल्प यहाँ तक हम सही मान के चलेंगे, लेकिन वैसे स्त्रीलिंग होना चाहिए। और दिल्ली जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। अधिकरण कारक और कर्म कारक, कौन सा कारक यहाँ पर सही है। यहाँ अधिकरण कारक सही होगा, क्योंकि दिल्ली शहर में जाने की बात की जा रही है और में, पे, पर जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ दिल्ली का जो हमारा पद परिचय होगा वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और अधिकरण कारक। यह बालक बहुत मेधावी है, यह के नीचे रेखांकित किया गया है, तो यह बालक, बालक हमारा संज्ञा है और संज्ञा के आगे जब हमारा कोई सर्वनाम शब्द होता है जो उसकी ओर इशारा करके बात करता है, तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। यह बालक, कौन सा बालक, यह बालक, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अगर ये छोटी सी बात आपको समझ में आ जाती है तो आप देख रहे हैं फटाफट आप उत्तर का पता लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी सभी विकल्प में कहीं पर भी सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो अगर आप ये पता लगा लेते हैं तो ग विकल्प हमारा क्या है, यहाँ पर सही है। अचानक वर्षा होने लगी, अचानक को रेखांकित किया गया है, तो अचानक हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। और कैसे वर्षा होने लगी, अचानक होने लगी, तो तरीका बताया जा रहा है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर इतना हम पता लगा लेते हैं तो विकल्प की सहायता से बड़ी आसानी से हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। कैसे वर्षा हो रही है, अचानक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। होने लगी क्रिया की क्या बता रही है, विशेषता, तो यहाँ पर ख विकल्प सही है। वाह भारत मैच जीत गया, तो वाह हमारा क्या है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है और किस तरह के भाव यहाँ पर प्रकट किए जा रहे हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। वाह यानी कि विस्मयादि सूचक अव्यय है और साथ में हम बहुत खुश हैं, तो प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति की जा रही है, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, घ विकल्प सही है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो यहाँ पर तुमने के नीचे रेखांकित किया गया है, तुमने का पद परिचय देना है, तो तुमने यानी कि ये हमारा क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम, तुम्हें, तुमने ये किसके लिए आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं, तो मध्यम पुरुष में आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 विकल्प में हमारा मध्यम पुरुष दिया गया है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, एक वचन है, ठीक है, लेकिन जो तीसरा विकल्प है उसमें हमारा बहुवचन दिया गया है, तो इस विकल्प को हम छोड़ देंगे, हम क के साथ जाएंगे और कर्ता कारक है, बिल्कुल सही है। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर हमारा रस से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाई, तो यहाँ पर एक और अजगर को देखकर और एक और मृगराय यानी कि शेर को देखकर जो हमारा बटोही है, जो हमारा यात्री है, राही है, वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है डर के मारे। तो डर के भाव है यहाँ पर, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है और जहाँ पर डर होता है वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, ग विकल्प सही है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर हमारा ख विकल्प सही है।
आगे हमारी कुछ पंक्तियां दी गई। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील भूल कर अपना करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा भाव यहाँ पर दिखाया गया है? यहाँ पर गुस्से के भाव हैं और ये जो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये महाभारत का एक प्रसंग दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर रौद्र रस है, जहाँ पर क्रोध के भाव होते हैं वहाँ पर रौद्र रस होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो एक भाव और है हमारा जो कि क्या होता है, स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलकर रस में परिणति होती है इन सब की। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प सही है, स्थायी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की सहायता से जो स्थायी भाव होते हैं वो रस रूप में परिणत हो जाते हैं। परिभाषा दी गई है यहाँ पर। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है, हैरानी के भाव होते हैं। तो ख विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। आगे हमारा पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर पठित आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा गद्यांश दिया गया है जो कि नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इसको हम नहीं भी पढ़ते हैं तो सीधा हम प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। आइए ऐसा ही कुछ करते हैं क्योंकि पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, लेखक को। तो देशभक्त किसको कहा गया है? कैप्टन चश्मे वाले को। ख विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर घ विकल्प सबसे सही है। एक देशभक्त का मजाक उड़ाना हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब पान वाला कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात नहीं करनी थी, ये दुकान बाजार के बीचों बीच थी, वह उसके जानकार की दुकान नहीं थी। तो जो चश्मे वाला था बेचारा बहुत गरीब होता है, फेरी वाला होता है, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं होती है और एक लकड़ी के सहारे उसी पर अपने चश्मों के फ्रेम को वो टिका रहा था। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है? क। आपने देखा यहाँ पर हमने पंक्तियों को पढ़ा भी नहीं है क्योंकि पाठ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सारी पाठ्य वस्तु हम समझ चुके हैं। हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है? वह चश्मे कब से बेच रहा है? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? तो जो हालदार साहब है वो जानना चाहते थे कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे सही विकल्प क्या है? ग विकल्प है, वो इसके बारे में जानना चाहते थे। हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था, हालदार साहब के पास समय की कमी थी, कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया। पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, वो ज़्यादा बताना नहीं चाहता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है वहाँ से लिए गए हैं। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। तो पतोहू का पुनर्विवाह करना, उसके भाई को बुलाया जाता है और उसकी दूसरी शादी की बात की जाती है। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर। उनका जो गान था, जो उनका संगीत था वो उनको बहुत मधुर लगता था और वो बहुत ज़्यादा मुग्ध थे उनके संगीत पर। यहाँ पर फिर से हमारा पठित काव्यांश दिया गया है। तो अगर आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इसको बिना पढ़े भी हम उत्तर दे सकते हैं और ऐसा ही हम करने वाले हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, ये धनुष अपने आप टूट गया। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? तो आप सभी जानते हैं, राजा जनक का नहीं, राम का नहीं, विष्णु जी का नहीं, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। शिव का धनुष था शंभु धनु भंजनी हारा। तो शिव के धनुष को तोड़ा गया था। तो ये यहाँ पर घ विकल्प सही है।
शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। यही बात बिल्कुल सही है। बाकी अगर नहीं पढ़ते हैं तो भी हम काम चला सकते हैं, क्योंकि पाठ को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे, बिल्कुल थे। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका सबसे सही विकल्प कौन सा है? क। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, ये बात भी सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा कौन सा विकल्प सही है? क। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? ये हमारा पर्यायवाची शब्द है। भृगु वंश में पैदा होने वाले भृगुकुल की पताका के समान, ध्वजा के समान कौन थे? परशुराम। परशुराम का पर्यायवाची शब्द है और उन्हीं को ही कहा गया है। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने सबसे बड़े शत्रु सहस्त्रबाहु से की है। सहस्त्रबाहु एक राजा का नाम है जो हजारों भुजाओं वाले राजा थे और उनकी कहानी आप पढ़ चुके हैं। किस तरह से पाठ में ये कहानी आई थी उसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं। तो उनके सबसे बड़े शत्रु कौन थे? सहस्त्रबाहु राजा। ख विकल्प सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण है राजनीति पढ़ी आई, तो श्री कृष्ण ने गोपियों के अनुसार राजनीति पढ़ ली है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? तो व्यंग कसते हुए किसको बड़ भागी कहती हैं, भाग्यशाली कहती हैं? उद्धव को। ख विकल्प हमारा क्या है? सही है। और ये हमारे कुल प्रश्न दिए गए थे और यहाँ पर हमारा जो ये सैम्पल पेपर है ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा बाद के जो हमारे गद्यांश और काव्यांश है हमने बिल्कुल नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि ये तो हमारे पठित हैं, जिनको हम पहले ही पाठ के रूप में, कविताओं के रूप में पढ़ चुके हैं। तो बड़ी ही आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। बहुत ही आसान सा पेपर था और यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जिसमें आपको परेशानी हो। इस सैम्पल पेपर को आप दोबारा से अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद खुद से इसको हल करना, क्योंकि जितना आप खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको पेपर का पैटर्न बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ताकि परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट होंगी। कितने अंक का पेपर आने वाला है, कितने टाइम में आपको पेपर हल करना है, कौन कौन से निर्देश दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के प्रश्न रहेंगे। और ये सभी बहुवैकल्पिक हैं, तो OMR शीट आपको दी जाएगी, उसमें 4 गोले होंगे। सही गोले को आपको गोला लगाना है और गोला भरते समय भी आपने सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि गोले को एक बार आप पेन से भर देते हैं तो उसको दोबारा मिटा नहीं सकते हैं। और दूसरी OMR शीट भी आपको नहीं मिलती है तो पहले पेंसिल की सहायता से आप निशान लगा लेना। बिल्कुल पक्का उत्तर जांचने के बाद ही आप गोले भरेंगे, क्योंकि गोले जल्दबाजी में भरने से बाद में आप उनको मिटा नहीं सकते हैं। और ये सभी बातें आप अच्छे से जानते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सैम्पल पेपर है और इसको करने के बाद आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह का हमारा पेपर आने वाला है। और इस बार CBSE ने जो पैटर्न चेंज किया है तो सिलेबस भी हमारा बिल्कुल बदल गया है। सिलेबस भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिलेबस के बारे में भी ना जानें, किस तरह का पेपर आने वाला है। इस तरह की बातें अगर आपको नहीं पता है तो फिर पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सारी बातें हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये सैम्पल पेपर पसंद आया होगा, इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी, जो भी बातें आपको बताई गई आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही हम जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। क्योंकि सीधा परीक्षा में अगर आप प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले बहुत सारा अभ्यास कर लें, ताकि गलती होने की कोई भी हमारे पास गुंजाइश ना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।